हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे एकदम। और आपकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और हम लोग बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग कर रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, हमने प्रैक्टिस करी थी पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने बेसिक मोल की कैलकुलेशन की हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और उन्हीं कैलकुलेशंस को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक हमारे, जो कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स वाले ही क्वेश्चन होते हैं, उनको ही देखेंगे। ठीक है। तो क्या है कि जो मोल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर है, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर है। और बिना मोल कॉन्सेप्ट के आप फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात नहीं है। अगर मैं बात करूं जेई एडवांस की या जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस की, या इवन नीट के कुछ क्वेश्चंस की, तो उनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फिजिकल से क्लब करके पूछ दिया जाता है, स्पेशली एडवांस में। आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो मोल की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो मोल कॉन्सेप्ट को आप गड़बड़ होने ही नहीं दे सकते, ये शुरू से ही ध्यान रख लो। ठीक है। तो प्रैक्टिस करा था हमने एक क्वेश्चन, हमने उसमें पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, उसके कई सारे पार्ट थे, हमें एक बेसिक आइडिया लग गया भाई कैसे हम मोल निकालते हैं। वाई मैप वगैरह हमने सारी चीजें देख ली थी। अब आज का पहला क्वेश्चन है, कर दो जिसे। आज का पहला क्वेश्चन कर दो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? वो कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रिक एसिड इज, क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड, व्हाट इज अ कंपाउंड? ए कंपाउंड इज बल्क ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स या कलेक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। बेसिकली बल्क ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस एटम और एलिमेंट में हमें पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें डिफरेंस। यही है कि मॉलिक्यूल एक बेसिकली आपका छोटा यूनिट है। आपका क्या, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोल दोगे? कंपाउंड बोल दोगे। और बल्क ऑफ एटम्स को आप एलिमेंट बोल दोगे। और क्या कह रहा है कि HNO3 मॉलिक्यूल्स है नाइट्रिक एसिड कंपाउंड में, और इस सैंपल में जो मास ऑफ HNO3 है वो कितना है? 6.3 ग्राम है। हमसे कह रहा है कि कितने नाइट्रोजन एटम्स होंगे सैंपल में, पहले पार्ट में। तो हम निकालते हैं भाई। अब देखो, आपका चेन बनेगी पूरी। अब देखो चेन कैसे बनेगी, कि आपको मास पता है HNO3 का, तो आप क्या निकाल सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल से ही रास्ता जाने वाला है, तो मास से मोल्स, वाई मैप ध्यान रखो, मास से क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। देन मोल्स से आप क्या निकाल सकते हो? आपके पास मोल्स ऑफ HNO3 आ गए, तो आप उससे यूनिट पार्टिकल ऑफ HNO3 आने की मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 निकाल लोगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आ गए, उससे आप फिर एटम निकाल लोगे, नाइट्रोजन एटम। तो सिंपल है। तो आप अगर हम करें कि मोल्स क्या होता है, हमें क्या निकालने हैं? मोल्स ऑफ HNO3 निकालने हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? मास ऑफ HNO3 अपॉन में मोलर मास ऑफ HNO3। मास को मैंने लिख दिया W और मोलर मास को लिख दिया MW। ठीक। अब मास कितना है HNO3 का? 6.3 ग्राम दिया हुआ है। अपॉन में मोलर मास ऑफ HNO3 नहीं पता है, हमें निकालना होगा। सिंपल है, HNO3 का तो हमें निकालना आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? एक है, और ईच हाइड्रोजन का 1 होता है आपका मोलर मास। ठीक, नाइट्रोजन कितना है? एक है, और ईच नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, और ईच ऑक्सीजन का 16। और इसकी यूनिट क्या होती है मोलर मास की? ग्राम पर मोल होती है। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास आपके क्या होते हैं? यूनिटलेस होते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होते हैं, क्योंकि 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में वो निकाले जाते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली एटॉमिक मास एटम्स के लिए निकालते हैं, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए निकालते हैं। हालांकि मोलर मास की बात करें, चाहे आप मॉलिक्यूलर मास की बात करो, चाहे मास ऑफ वन एटम की बात करो, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आपका सेम ही आएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होगा? यूनिटलेस होगा। और मोलर मास आपका क्या होगा? इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। और मास ऑफ वन एटम तो आपको लिख ही सकते हो, ग्राम में लिख सकते हो, अलग अलग यूनिट में लिख सकते हो। और छोटे
जो आपके मासेस होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल मासेस होते हैं, उनके लिए एक अलग से यूनिट भी बनाई गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल, जो कि हमें समय के साथ याद भी हो जाता है, मोलर मास ऑफ HNO3। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या है 6.3 ग्राम, डिनोमिनेटर में क्या है ग्राम पर मोल। तो अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई 0.1, और आपका क्या, ग्राम ने ग्राम को मार दिया। आप ऐसे यूनिट भी निकाल सकते हो, तो यूनिट कितनी आ गई 0.1 मोल, तो यूनिट मोल में आनी भी चाहिए थी और आ भी गई। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये क्या है आपके पास, मोल्स ऑफ HNO3 आए, तो आप क्या नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स बता सकते हो। अब नंबर कैसे बताओगे, HNO3 कंपाउंड है तो इसका यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक, तो आपको क्या पता है, आपको मोल्स ऑफ HNO3 पता है। अब मोल से कहीं भी जाना है, मोल से नंबर में जाना है या मोल से कहीं भी जाना है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, और मोल्स तक आना है तो डिवाइड करते हो। तो मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई, और नंबर में जाना है तो आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या आ जाएंगे, मोल्स इंटू एवोगैड्रो आ जाएंगे आपके यूनिट पार्टिकल ऑफ HNO3। और यूनिट पार्टिकल क्या है HNO3 का, क्योंकि कंपाउंड HNO3, इसका यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो मोल्स ऑफ HNO3 कितने हैं, 0.1 है। ठीक, आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख लो, चलो यहीं लिख लेते हैं। मोल्स ऑफ HNO3 कितने हैं, 0.1 है, इंटू एवोगैड्रो। ठीक, इंटू एवोगैड्रो, ये क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे HNO3 के, आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 हो जाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें नाइट्रोजन एटम निकालना है। HNO इस पूरे सैंपल में कितने होंगे। ठीक, तो हमें पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में, एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में कितने नाइट्रोजन एटम है, कितने नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो 0.1 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, अब ये Na से कंफ्यूज मत होना है, नाइट्रोजन नहीं है एवोगैड्रो है। ठीक, 0.1 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 में कितने होंगे, भाई सिंपल है, इतने में इतना तो इतने में कितना, यूनिटरी मेथड। तो 1 × 0.1 एवोगैड्रो, ये क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन एटम्स आ जाएंगे। आप एवोगैड्रो की वैल्यू डाल दो चाहो तो। एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 नाइट्रोजन एटम्स। तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट। तो आपको ऐसे चेन बनाए करना होता है कि मास दिया है तो मोल्स में आओ, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फिर आप नाइट्रोजन एटम निकाल लो, सिंपल। अगला पार्ट भी एकदम सिमिलर है। इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं और आपको मास अलग दिया है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का तो 2.52 ग्राम दिया है। क्वेश्चन तो सेम ही है, उसमें नाइट्रोजन एटम निकालने थे, इसमें ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। तो अब भी यही करेंगे, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से एटम पे जाएंगे, फिर तो चीज तो सेम है। तो बी पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, 2.52 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड है, यानी कि मोल्स ऑफ HNO3 कितने हो जाएंगे, मास ऑफ HNO3 अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3। क्या मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, मास ऑफ HNO3 कितना है, 2.52 ग्राम है। अब पूरा यूनिट के साथ लिखा करो, जिससे कि आपको हैबिट पड़ जाए और आप कभी यूनिट गलत ना लिखो। ठीक, 2.52 ग्राम, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। मास ऑफ HNO3 आगे डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 63 ग्राम पर मोल। ठीक, अब आप यहाँ से मोल्स ऑफ HNO3 निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, कितना 0.04 मोल्स आ जाएंगे। ये किसके मोल्स आए, HNO3 के मोल्स आए। अब आप क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ HNO3 और मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, और नंबर पे ऑफ HNO3 निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या आ जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आ जाएंगे। मोल्स कितने हैं, 0.04 है। एवोगैड्रो तो आप एवोगैड्रो ही लिख दो, बाद में आप वैल्यू डाल दोगे। ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। अब आपको बताने हैं ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम,
3 ऑक्सीजन एटम, तो 0.04 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 में कितने होंगे? कितने ऑक्सीजन एटम? एक में 3, तो इतने में कितने? ये आपका x मान लो, तो एक में 3, तो आप क्या करोगे? 3/1 इंटू 0.04 एवोगैड्रो, एवोगैड्रो की वैल्यू डाल दो 6.02, 2 इंटू 10⁻23। यहाँ से आप निकाल सकते हो ऑक्सीजन एटम, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 3 इंटू 0.04 ये कितना हो जाएगा? 0.12 इंटू 6.022, ये हो जाएगा आपका 0.72264। बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.04 हो गया 0.12, और इंटू 6.022 हो गया 0.72264 इंटू 10⁻23। ठीक, इसको आप रीअरेंज करोगे तो आप जनरली कैसे रीअरेंज करते हो? आप इसको 7.2 समथिंग लिखोगे, 7.2264, ठीक, इंटू 10⁻22। ये क्या है? आपके ऑक्सीजन एटम्स है। अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, ऊपर वाले तरीके से क्यों नहीं लिखा? लिख तो आप किसी भी तरीके से सकते हो, लेकिन आप जनरली जिसके बाद पॉइंट लगाते हो, सिंपल भाषा में बोलूँ तो जिसके बाद पॉइंट लगाते हो वो 1 से बड़ा होना चाहिए जनरली। मतलब जनरली हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन वाली बात है बस ये, उसमें कोई खास बात नहीं है। समय के साथ आपको ये बात आ जाएगी। तो जनरली क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो इसी फॉर्म में दिया होता है। बाकी दे तो कैसे भी सकता है, ठीक ऊपर वाला भी है। ठीक है, ये चीज आ गई। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कर दो फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है एथेनॉल, एथेनॉल मतलब हमारी दारू। तो दारू है भाई, अपने पास शराब है। एथेनॉल इज द सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, खुद ही कह रहा है दारू कहते हैं इसे। ठीक, इसकी दारू की हमें डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर ml में एट 293 केल्विन। और हमें क्या बताया है कि 1.2 मोल ऑफ एथेनॉल आर नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल हमें कितना मेजर करेंगे हम इसमें, यानी कि 1.2 मोल एथेनॉल है, डेंसिटी ऑफ एथेनॉल दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कितना होगा बेसिकली? तो बेसिकली हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो आप बात समझो, बहुत सिंपल, बिल्कुल बेसिक, कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन आपका डेंसिटी जिसकी होगी उसी का मास होना चाहिए और उसी का वॉल्यूम होना चाहिए। सिंपल सी बात, कि अगर आप मास लोगे एथेनॉल का तो वॉल्यूम भी एथेनॉल का ही लेना पड़ेगा, और तभी डेंसिटी एथेनॉल की आएगी। तो बिल्कुल ठीक, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ एथेनॉल। ठीक, मैंने डब्ल्यू लिख दिया, मतलब वेट। ठीक, जनरली डब्ल्यू से लिख देते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात होती है। अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट कर देते हैं, अपॉन में डेंसिटी ऑफ एथेनॉल। तो मास ऑफ एथेनॉल अपॉन में डेंसिटी ऑफ एथेनॉल। ठीक, अब हमें क्या पता है? क्या हमें मास ऑफ एथेनॉल पता है? नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें क्या पता है? डेंसिटी ऑफ एथेनॉल पता है। तो डेंसिटी ऑफ एथेनॉल लिख दें पहले तो 0.7893 यूनिट के साथ लिख दो, ग्राम पर ml। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हमें मास ऑफ एथेनॉल पता लग जाए तो हमारी वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल आ जाएगी, लेकिन हमें मास ऑफ एथेनॉल की जगह क्या दिया है? मोल्स ऑफ एथेनॉल दिए हैं। मोल से क्या हम मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो और मोल से कहीं भी जाना हो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और मोल से मास पे जाना है तो किस से मल्टीप्लाई करते हो? मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो। तो आप मास ऑफ एथेनॉल को क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ एथेनॉल, जो कि 1.2 है, इंटू मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, और मोल से मास तक जाना है तो मोलर मास ऑफ एथेनॉल से मल्टीप्लाई करोगे। अब मोलर मास ऑफ एथेनॉल निकाल लो। ठीक, अब मोलर मास ऑफ एथेनॉल कितना आएगा? ठीक है, आ गया मोल्स ऑफ एथेनॉल इंटू मोलर मास ऑफ एथेनॉल। अब मोलर मास ऑफ एथेनॉल कितना? 2 कार्बन, ईच कार्बन का होता है 12, ये अब अपने को याद होना चाहिए। ईच कार्बन का होता है 12,
5 हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस एक ऑक्सीजन और ईच ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस अगेन एक हाइड्रोजन और ईच हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये आ गया आपका क्या, जब आप इसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 टू 24 प्लस 16 हो गया 40, 40 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 46। तो 1.2 इंटू 46 और डिवाइड बाय 7.7893। अच्छा, अब ऊपर किस में आएगा, आपका मोल्स होते हैं आपके मोल्स में ही, और आपका मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में, यानी कि ग्राम मोल इनवर्स में। यानी कि मोल ने मोल को मार दिया क्योंकि ये मोल इनवर्स में है, यानी कि मोल 1 माइनस 1 मोल की पावर 0, यानी कि आपका क्या आ जाएगा ये, देखो आपका ये किसमें है, ये आपका मोल है, इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल। ठीक, यानी कि ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल की पावर -1 और मोल की पावर -1 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली जो आपका न्यूमरेटर है वो किस यूनिट में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक, और डिनोमिनेटर की यूनिट क्या है, ग्राम पर ml है। ठीक, अब न्यूमरेटर ग्राम में है और डिनोमिनेटर ग्राम पर ml में है, तो ग्राम ने ग्राम को फिर से मार दिया, ml ऊपर चला गया, यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 69.935 ml आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जनरली दिया होता है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया होता है। तो आपको जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जो जेई मेंस में पूछे जाते हैं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसको विदाउट अप्रोक्सीमेशन फाइनल आंसर तक निकालें। क्यों निकालें, क्योंकि इस केस में अब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69.935 नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि 70 ml हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज यही क्वेश्चन होता, सपोज हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, आपका आंसर आता, सपोज आता आपका आंसर, आपका जो आंसर आता अप्रोक्सीमेशन करके, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन करके जो आपका आंसर आता, सपोज वो था 65.4। ठीक, और जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आंसर आता वो आता सपोज 65.6। क्या इतना अंतर अप्रोक्सीमेशन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ध्यान से सुनना। तो अब नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करने को बोलेगा तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ये आता तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या दोनों आंसर में अंतर है, कौन सा सही है, ऑब्वियसली नीचे वाला सही है क्योंकि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आए। तो अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगा दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो मेरी यही ओपिनियन है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फाइनल आंसर तक कैलकुलेट करें और विदाउट अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करें, देन जो भी पूछा गया है, जिस भी फॉर्मेट में आंसर पूछा गया है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर कर रहा है कि राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर रहा है, या सपोज कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में देता है कि x इंटू 10 की पावर 5 के फॉर्म में आंसर दो, तो जिस भी फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछ रहा है तो आपको उस फॉर्मेट में आंसर बताना पड़ेगा। कई बार कहता है कि जो आपका फाइनल आंसर है उसे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर बताओ, ऐसा भी पूछ देता है। तो मतलब 10 की पावर 5 तो एक एग्जाम्पल है, कुछ भी वो पूछ सकता है, तो जिस भी फॉर्मेट में पूछा आप बता दोगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फाइनल आंसर तक कैलकुलेट करने की पूरी पूरी कोशिश करो, वरना की आंसर गलत आ जाएगा। कैलकुलेशन कई बार गंदी होती है तो आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है, शुरू से प्रैक्टिस में रहना है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस एकदम से फाइनल पेपर में कुछ हो जाएगा, आपको शुरू से ही धीरे धीरे प्रैक्टिस अपनी चालू रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें CO2 है और N2 है और 2:5 रेशियो बाय मास है। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और CO2 एंड N2। ठीक बात है, जब भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो या सैंपल वाला क्वेश्चन हो तो क्या करो, गोला बना लो। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल करना, क्योंकि ये सब बातें मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो या सैंपल वाला क्वेश्चन हो आप गोला बना दो। ठीक, जितने पार्ट में मिक्सचर बोला हो, जितने कंपोनेंट है उतने पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ पे दो बोला है कि एक हमारा CO2 है, ठीक, गैसियस मिक्सचर है, एक CO2 गैस है और एक N2O गैस है, तो दो पार्ट में कर लिया। अब क्या कह रहा है, 2:5 रेशियो है बाय मास। ठीक, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि WCO2
अपॉन में WN2O कितना है ये 2/5 है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन हो, आप चाहो तो सामने सामने लेट कर सकते हो कि लेट आप कर लो कि मास ऑफ CO2 कितना है 2 और मास ऑफ N2O कितना है 5 है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मास ऑफ CO2 मान लिया 2, खाली 2x। ठीक, अब क्या कर सकते हो, आपको यहाँ से आप देखो 2-3 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका क्या हो सकता है कि लेट मास ऑफ CO2 आपने क्या कर लिया यहाँ पे 2x मान लिया। ठीक, 2x x के टर्म्स में जनरली मान लेते हैं, सिंपली 2 भी मान सकते हो, लेकिन 2 के बाद यूनिट, आपको 2 के बाद चाहे 2x मानो कुछ भी मानो, लेकिन आपको यहाँ यूनिट जरूर लिखना, ग्राम। 2x कितना मास की यूनिट है ना, तो हमेशा जब भी लेट करो तो मास, अगर लेट कर रहे हो तो ग्राम, वॉल्यूम लेट कर रहे हो तो लेट करो कि ml मान रहे हो कि लीटर मान रहे हो, जिससे फर्दर आपका दिक्कत ना हो, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। और मास ऑफ N2O कितना हो जाएगा फिर 5x ग्राम। ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो क्या मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कूदा जा सकता है? नहीं कूदा जा सकता है। आप कैसे कूद सकते हो, कैसे कूद सकते हो मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डायरेक्टली? आप नहीं कूद सकते, तो आपको चेन बनाए करना पड़ेगा, और मोल कॉन्सेप्ट नाम है, तो सारा वाई मैप याद हो जाएगा कि मोल के थ्रू ही सब जाता है। तो यहां से क्या हम मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO2 2x ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ईच कार्बन का आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस ईच ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 2। ठीक, यानी कि 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम पर मोल। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2x/44। ठीक, 2x/44। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काट सकता हूँ, नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, इतने मोल्स आ जाएंगे CO2 के। अब आपको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए? मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर आपको मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है या मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, और नंबर पे जाना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे। और CO2 आपका क्या है, एक कंपाउंड है, तो इसका यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, तो हमारा मॉलिक्यूल ही आएगा। तो 2x/44 तो मोल्स हो गए CO2 के, इंटू एवोगैड्रो, ये क्या आ गए आपके मॉलिक्यूल्स आ गए CO2 के। अब आपको क्या निकालना है, अब आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ N2O निकाल सकते हो सिमिलरली। कितना आ जाएगा 5x, तो उसका मास है 5x ग्राम, मास अपॉन मोलर मास करोगे सिंपली, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास मत बोलो, टेक्निकली ठीक बोलो। मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस लिख दिया, मोलर मास के लिए आप क्या करोगे, ईच नाइट्रोजन का 14 यानी कि 14 इंटू 2, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, प्लस 16 इंटू 1 यानी कि 28 प्लस 16, अगेन कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास। यहां से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5x/44 मोल्स आ जाएंगे N2O के। अब ये तो आ गए मोल्स, ठीक है, ये तो आ गए मोल्स। अब आपको क्या निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने N2O के। नंबर निकालने तो आप मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई करते हो, मोल से नंबर में जाना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या आते हैं, यूनिट पार्टिकल आते हैं। अब क्योंकि NO2 क्या है, एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ही होता है, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे N2O के। अब आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली तो अब आपको रेशियो चाहिए मॉलिक्यूल्स का, तो आप रेशियो के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O। देखो कितना आ जाएगा 2x इंटू एवोगैड्रो बाय 44 डिवाइडेड बाय 5x इंटू एवोगैड्रो बाय 44। तो देखो एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट जाएगा, 44 से 44 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि आएगा कितना ही 2/5 ही आएगा। सिंपली डिवाइड कर दिया ना हमने और सारी चीजें कट गई, x ने x को मार दिया, एवोगैड्रो ने एवोगैड्रो को मार दिया, 44 ने 44 को मार दिया, तो 2/5 बचा। तो 2/5 आपका आंसर है। रेशियो बताना है तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो बताना है तो 2:5 हो गया, अगर रेशियो पूछ रहा है तो।
ठीक, ठीक है, क्या हो गया, रेशियो हो गया 2:5। ठीक है, ये हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास इतनी चीज तो देखो हमारी कॉमन थी। पहले हमें मिक्सचर वाला सवाल देखा तो हमने ये चीज कर लिया, और रेशियो में दिया था उसे हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो इसको हम अप्रोच अलग तरीके से कैसे कर सकते थे। करना तो वो तरीका है जो हमें पहले स्ट्राइक कर जाए, लेकिन हम देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। ठीक, यहाँ मैं डाल देता हूँ और, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए था, ये तो हमें गिवन चीज थी, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था मॉलिक्यूल्स का रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O, ये पूछा था। ठीक, अब ये होगा क्या, भाई ये होगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपको मास दिया है, आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके मोल्स इनटू एवोगैड्रो। मोल्स ऑफ CO2 इनटू एवोगैड्रो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ N2O इनटू एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ऑब्वियसली एवोगैड्रो को मार देगा, तो क्या आ जाएगा ये, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में मोल्स ऑफ N2O। ठीक, ये तो कट जाएगा, ये तो ये मार देगा एक दूसरे को। ठीक है, अब क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 को आप क्या लिख सकते हो, क्या मास ऑफ CO2, क्या मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय क्या मोलर मास ऑफ CO2, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मोल्स को मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस तो लिख ही सकते हो। और मोल्स ऑफ N2O क्या लिख सकते हो, मास ऑफ N2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2O, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकते हो, मास ऑफ CO2 अपॉन में मास ऑफ N2O, ये आ गया। ठीक, इनटू में क्या, देखो मोलर मास ऑफ CO2 तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर, मोलर मास ऑफ CO2, और इधर क्या आ गया न्यूमरेटर में, मोलर मास ऑफ N2O, ये चीज आ गई। और यहाँ पे हमें क्या पता है कि मास ऑफ CO2 अपॉन में मास ऑफ N2O कितना है, 2/5 है, तो ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसकी वैल्यू हम 2/5 डाल दें। और मोलर मास ऑफ N2O कितना आया था, 44 आएगा, और मोलर मास ऑफ CO2 भी कितना आएगा, 44 आएगा। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 ही आएगा। तो ये तरीका तुक्का थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो मैं होता तो इस तरीके से सॉल्व करता, बाकी ऊपर वाला तरीका भी गलत नहीं है। अपने को चीज समझ में आनी चाहिए ये भी, क्योंकि जब आप ऐसे लेट करना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लेट करोगे तो टू इस तरीके से करते हो, सामने सामने लेट कर लेते हो, 2x और 5x लेट कर लेते हो, ग्राम यूनिट नहीं भूलते हो, लेट जब भी करते हो यूनिट के साथ लेट करते हो। छोटी छोटी बातें ये आपको समझ में आनी चाहिए, और ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे जो सिर्फ ऊपर वाले तरीके से हो सकते हैं, और कई ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे जो सिर्फ नीचे वाले तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, ये क्वेश्चन तो दोनों ही तरीके से हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अभी तो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, अभी समझो सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर दो भाई, कर दो कर दो कर दो। क्या कह रहा है, हमें बताने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं किसमें, 0.45 ग्राम वाटर में, अज्यूमिंग कि जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो 1h1 वाले हैं। ठीक है, और जितने भी ऑक्सीजन एटम है वो O16 एटम्स है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें हमें पता है कि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर है, ठीक, एक वाटर मॉलिक्यूल में दो तो हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक, दो तो हाइड्रोजन एटम्स है,
और एक ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल है। और हाइड्रोजन एटम कौन सा कह रहा है आपका, 1H1 कह रहा है। ऊपर क्या होता है आपका, बेसिकली किसी भी एलिमेंट को आप किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स ए जेड। ए क्या होता है यहाँ पे, मास नंबर होता है, और जेड क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है। यही होता है, ए क्या होता है, मास नंबर होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि ए माइनस जेड होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने को क्या बात समझ में आनी चाहिए कि Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है। और न्यूट्रल अगर आपका एलिमेंट है, एलिमेंट अपने न्यूट्रल फॉर्म में है, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो न्यूट्रल के लिए तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और ए क्या है, मास नंबर, यानी कि ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या आपको दे देगा। ठीक, बेसिकली ए क्या है, मास नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दर्शाता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियन बोल देते हो। तो ए मास नंबर होता है जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बताता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बताता है। और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। हाँ, अगर न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक, कैटायन एनायन नहीं है, तो Z आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बराबर होगा, तो Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बता देगा। लेकिन अगर आपका कोई आयन है, सपोज आपका कोई आयन है, कोई कैटायन है, कैटायन अगर है, तो आपका अगर आपका X पॉजिटिव है और इसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है, तो इस केस में A माइनस जेड तो क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z होंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या अब Z के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन Z से कम होगा, यानी कि Z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि मास नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग बातें होती हैं। ठीक, आपका मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शनल हो सकता है। जैसे क्लोरीन का फ्रैक्शनल होता है 35.5। ठीक, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपका मास नंबर और एटॉमिक मास सेम आ जाता है, ज्यादातर केस में। ठीक, वो एक संयोगवश बात है, खाली बाय चांस आता है वो। और ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 1H1 फॉर्म में है, और ऑक्सीजन किस में है आपका 16 है, और एटॉमिक नंबर इसका हमें पता है 8 है, तो ऑक्सीजन इस फॉर्म में है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल में, आप इसमें निकाल लें। अगर हम निकालें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा कि दो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें हाइड्रोजन में। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें हाइड्रोजन में और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने किस में, ऑक्सीजन एटम में, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम है खाली। ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, ए माइनस जेड, यानी कि आपका कितना 1 - 1, यानी कि 0 हो जाएगा ये तो, प्लस एक ऑक्सीजन एटम इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन ऑक्सीजन एटम, और ये क्या होगा ए माइनस जेड, यानी कि 16 - 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, आपके 8 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है। तो हम निकाल लें कि जितने हमें मॉलिक्यूल दिए हैं, मॉलिक्यूल तो हमें नहीं पता, लेकिन तो हम कैसे निकालें कि कितने न्यूट्रॉन होंगे, हमें मास पता है वाटर का, तो क्या मास से मोल्स निकाल सकते हैं और मोल से मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, तो मास से मोल और मोल से नंबर, मास से डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नहीं निकाल सकते, और एक मॉलिक्यूल में पता है तो बता देंगे। ठीक, तो हमें क्या निकालना होगा, पहले मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ा होगा। कैसे निकालोगे, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, 0.45 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, H2O होता है ऑब्वियसली। ठीक, तो क्या होगा वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, इतना तो अपने को समझ में आना ही चाहिए अब।
ठीक, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे पानी के? ठीक, अभी आप इसको चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो 0.45/18। ठीक, आपको आगे सॉल्व तो करना ही है क्योंकि, तो आप इसको चाहो तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, ये आ गए आपके मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो हम क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं? आपको पता है मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 0.45 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 18, ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब मोल को कहीं भी कन्वर्ट करना है किसी में भी, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर में कन्वर्ट करना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या आएंगे, यूनिट पार्टिकल आएंगे वाटर के, और वाटर एक कंपाउंड है तो इसका यूनिट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स ही आपको चाहिए। ठीक, तो ये आ गए, इतने आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आपको पता है कि एक एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन। ठीक, तो 0.45 डिवाइड बाय 18 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन होंगे? सिंपल, आपका क्या होगा, 8/1 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 18 इंटू एवोगाड्रो। आप सिंपली ये चीज़ लगा सकते हो, और सिंपली ये चीज़ लगाओगे तो आपका देखो कितना हो जाएगा। अब आप एवोगाड्रो की वैल्यू क्या डालोगे, सबसे मेन बात तो ये है, एवोगाड्रो की वैल्यू के लिए आप 8 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 18, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एवोगाड्रो की वैल्यू आप क्या डालो। आपको 6 इंटू 10⁻23 डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए, क्योंकि जिससे 6 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाए और आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दे देगा वो कि कितनी आपको एवोगाड्रो की वैल्यू डालनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना पड़ेगा कि आपको किससे आसानी होगी। तो जब आप इसे करोगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 10⁻22। लेकिन जनरली ये क्या होगा, अगर 12 इंटू 10⁻22 आया आपका, तो आप क्या करते हो कि जो आप ये वाली रखते हो, ये वाली जो आपका नंबर रखते हो, इसको आप 1 से 10 के बीच में जनरली रखना चाहते हो। तो 1 से 10 के बीच में रखना है तो आप क्या करोगे, एक डेसिमल शिफ्ट करोगे, यानी कि बेसिकली इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, और ये डिवाइड बाय 10 ये कर लिया, यानी कि 12/10 कितना हो गया, 1.2 हो गया, और इंटू ये 10⁻22 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 10⁻23 हो जाएगा। तो जनरली ये वाला जो नंबर है आप 1 से 10 के बीच में रखते हो। 10 से छोटा होना चाहिए नंबर, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, और 1 से बड़ा कहीं भी, बस 10 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से 10 के बीच में हम ये नंबर कोशिश करते हैं रखे जाए। 1.2 है तो 1 से 10 के बीच में, तो ये क्या आ गए हमारे, न्यूट्रॉन्स आ गए। तो ये हम इस फॉर्मेट में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो धीरे धीरे सीख जाओगे, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये बात समझें कि कैसे न्यूट्रॉन निकलते हैं, क्या होता है, A-Z न्यूट्रॉन होते हैं, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मास को मोल्स में, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में, और इतने में इतना तो इतने में इतना। ठीक बात है, ठीक बात है, आगे बढ़े, चलो फिर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 12.6 ग्राम सैंपल दिया है Na2SO3 का, जिसे मिक्स कर दिया 30 ग्राम सैंपल ऑफ MgSO4। हमसे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है मिक्सचर में। ठीक, मास पूछ रहा है। तो अब भैया आपने बोला था कि सैंपल वाला क्वेश्चन दिखे तो गोला बना देना, गोला बना दिया। तो आपने दो सैंपल को मिक्स कर दिया, यानी कि अल्टीमेटली एक नया सैंपल बना, नया मिक्सचर बना, जिसमें आपको दो सैंपल को मिक्स करके आपने एक मिक्सचर बनाया। तो यानी कि जो मिक्सचर है उसके दो कंपोनेंट है, एक Na2SO3 और दूसरा हमारा MgSO4। ठीक, दोनों का आपको कुछ कुछ दिया है, तो इसको आपको दिया है और इसका भी दिया है। क्या दिया है कि ये तो 12.6 ग्राम है और ये आपका 30 ग्राम है। ठीक है, ये दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको बताना है कि ऑक्सीजन का मास बताना है मिक्सचर में। तो आप क्या करो कि ऊपर में निकाल लो मास ऑफ ऑक्सीजन और नीचे में निकाल लो। अब मास से डायरेक्ट आप ऑक्सीजन का मास तो नहीं निकाल पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स में जाना होगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर Na2SO3, अलग अलग ही निकलेगा इसमें, तो
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि मोल्स आप ऐसे कंबाइंड में तो फॉर्म में लगा ही नहीं सकते। तो मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 12.6 डिवाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास कितना होगा, सोडियम का होता है 23, ठीक, और 2 सोडियम है तो 2 इंटू 23 प्लस 1 सल्फर है, ईच सल्फर का होता है 32 प्लस ईच ऑक्सीजन का 16 और 3 है ऑक्सीजन तो 3 इंटू 16, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ऑब्वियसली ये किस में है, ग्राम में है, और नीचे वाली किस में है, ग्राम पर मोल में है। अब आप पूरा पूरा लिख के करना, हालांकि मैं अब थोड़ा कम लिख रहा हूँ, ठीक। तो 12.6 यानी कि 12.6 डिवाइड बाय 126, 12.6 ग्राम डिवाइड बाय 126 ग्राम पर मोल, 12.6 ग्राम, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक, लेकिन परेशान मत हो, बस आराम से मेरे साथ साथ करते रहो। ग्राम पर मोल, ठीक है, कितना आ गया, 0.1 मोल आ गए। अब 0.1 मोल आ गए तो आप क्या निकाल सकते हो, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन उसे क्या निकाल के कुछ होगा, बिल्कुल होगा। हमें क्या बताना है, क्या होगा बताओ, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के कुछ हो सकता है, क्या होगा बताओ। मैंने बोल दिया बस बिल्कुल होगा, तो बस होगा। सोचो तो, आपको क्या चाहिए, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन पे कैसे पहुंचोगे, आपको अवश्य जरूर, अब आप मोल्स आपने किसके निकाल लिए, Na2SO3 के निकाल लिए, तो आपको मोल्स ऑफ क्या चाहिए, ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे और फिर मोल्स इनटू मोलर मास करके आप मास निकालोगे ऑक्सीजन का। तो ये क्या है, अब एक, अगर मैं बोलूं 1 मोल Na2SO3 है, 1 मोल Na2SO3 है, तो इसमें कितने मोल ऑक्सीजन है, या कितने ऑक्सीजन एटम हुए, कितने ऑक्सीजन एटम हुए, ऑब्वियसली 1 मोल है, तो इसमें एक एक मॉलिक्यूल में 3 होता है, तो 1 मोल में कितने, 3 मोल, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम है इसमें, है कि नहीं। अब 1 मोल में इतना है, तो 1 मोल Na2SO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.1 मोल Na2SO3 में कितने होंगे, भाई समझ में आता है ना कि एक मॉलिक्यूल Na2SO3 में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल Na2SO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम, सिंपल। मोल कोई अलग चीज थोड़ी है, एक तरीके से अमाउंट को मेजर करने का आपका एक तरीका है, जैसे आप मास में मेजर करते हो अमाउंट को, वॉल्यूम के टर्म में मेजर करते हो, वैसे ही मोल के टर्म में मेजर करते हो, तो सिंपल फंडामेंटल तो वही रहेंगे। तो इतने में 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम हो गए। अब ये आ गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर आपको मोल्स पता है ऑक्सीजन के, तो आप क्या लगा सकते हो कि मोल्स, अगर आपको पता है मोल्स पता है ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन एटम की बात करूं इन Na2SO3, इसके हमें क्या पता है, इसके हमें मोल्स पता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। और नंबर ऑफ मोल कितने हैं ऑक्सीजन एटम के, 0.3 है, ठीक। मास हम निकाल सकते हैं, या तो आप सिंपली कर सकते हो कि आपको मोल से मास में जाना है तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो ये करो, ठीक। अब मोलर मास कितना है, अब आपको ऑक्सीजन एटम के लिए लगा रहे हो तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास लिखोगे, तो कितना होगा 16 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मास निकालोगे तो कितना आएगा 4.8 ग्राम। लेकिन ये किस में आया, सिर्फ और सिर्फ Na2SO3 में आया। आपको सिमिलर चीज किसके लिए लगानी पड़ेगी, MgSO4 के लिए लगानी पड़ेगी, तो लगाते हैं। ठीक है, तो हम सिमिलर चीज MgSO4 के लिए लगाते हैं। तो फॉर MgSO4 हम क्या करेंगे, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास आपको दिया है MgSO4 का 30 ग्राम,
ठीक, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास के लिए आपको वो देगा सबका आपको मोलर मास वगैरह। तो आपको पता है कि एक मैग्नीशियम है और ईच मैग्नीशियम का 24 प्लस ईच एक सल्फर है, ईच सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन का 16। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, मोलर मास निकाल लोगे, यानी कि कितना आ जाएगा 30 ग्राम डिवाइड बाय 120 ग्राम पर मोल। ठीक, मोलर मास कितना आ जाएगा 120 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 0.25 मोल्स आ जाएंगे। ठीक, ये आ गए मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब फिर वही बात, मोल से नंबर में जाने के तो कोई फायदा नहीं, आप यहां से क्या निकालो कि एक मोल MgSO4 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो 0.25 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम, आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 4 इंटू 0.25, यानी कि कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक, अब ऑक्सीजन एटम के लिए अगर हम बात करें किसमें, MgSO4 में, तो क्या होगा, आपको पता है मोल्स, तो आप क्या मास निकाल लोगे, क्या मोल्स पता है, एक मोल ऑक्सीजन एटम है इनटू मोलर मास। ऑब्वियसली मोलर मास भी किसका डालोगे, ऑक्सीजन एटम का, तभी तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगा। तो मोलर मास कितना हो गया 16 हो जाएगा एक ऑक्सीजन एटम के लिए। ठीक, तो 16 ग्राम आ गया आपका मास, 16 ग्राम आया MgSO4 में ऑक्सीजन एटम का मास, और ऊपर कितना आया 4.8 आया। तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक, कितना पहले आया था 4.8 Na2SO3 में, और अब आया है 16, तो यानी कि 16 प्लस 4.8 यानी कि 20.8 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना था, पहले आपको Na2SO3 के लिए कैलकुलेट करना था, फिर आपको MgSO4 के लिए कैलकुलेट करना था, सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर दो। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉमन इंग्रेडिएंट इन स्टमक एंटासिड्स, बिल्कुल होते हैं हमारे एंटासिड्स होते हैं, बहुत मेडिकल में जब MBBS करोगे तो सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी में आपको डिटेल में पढ़ने एंटासिड्स। ठीक है, इफ वन एंटासिड टैबलेट हैज 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो एक एंटासिड टैबलेट कह रहा है कि 60 मिलीग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक एंटासिड टैबलेट में 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, और भी चीज होंगी, लेकिन एक टैबलेट में 60 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 60 मिलीग्राम है। तो हमसे पूछ रहा है कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट होंगे 200 टैबलेट में। तो हम एक टैबलेट की बात करें, फॉर वन टैबलेट, ठीक, फॉर वन टैबलेट, एक टैबलेट की बात करें तो क्या मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता है 60 मिलीग्राम, लेकिन मिलीग्राम में लिखते हैं कि ग्राम में लिखते हैं। सपोज आपने मिलीग्राम लिख दिया, अगर यूनिट लिखने का क्या फायदा है, 60 मिलीग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लोगे। एक कैल्शियम है, ईच कैल्शियम का 40 प्लस एक कार्बन है, ईच कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन का 16। और ये किस में आया आपका, ग्राम पर मोल में। मैं बहुत बार बता रहा हूँ ये किस में आता है, ग्राम पर मोल में। तो आपका ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 60 मिलीग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम पर मोल, यही होगा 100 आ जाएगा। ठीक, अब देखो नीचे तो क्या आया ग्राम पर मोल में, और ऊपर क्या है मिलीग्राम है, तो आपको ऑब्वियसली ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, तभी तो आप ग्राम से ग्राम काटोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने गलत भी लिख दिया पर लिख दिया कि मिलीग्राम है तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। और एक मिलीग्राम में हजार, सॉरी, एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो एक मिलीग्राम में 1/1000 यानी कि 10⁻³ ग्राम होंगे। एक मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम यानी कि 10⁻³ ग्राम, तो आपने कर दिया। ये क्या आ गया अब आपका ग्राम में, अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहां से आपके क्या आ जाएंगे मोल्स आ जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के।
तो ये कितने आ गए, इसी फॉर्म में लिख लो। ठीक क्या, 60/100 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब आपको क्या चाहिए, आपको एक कैल्शियम का एक टैबलेट में चाहिए कि ये 200 टैबलेट में चाहिए, 200 टैबलेट में चाहिए तो फॉर 200 टैबलेट्स। ठीक, 200 टैबलेट्स के लिए क्या होगा, आपको अगर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने हैं तो आप क्या करोगे, ठीक, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टैबलेट्स, भाई नंबर ऑफ टैबलेट्स की जितनी टैबलेट है उसे मल्टीप्लाई किससे कर दो, बेसिकली मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वन टैबलेट। तो एक टैबलेट में जितने मोल आए उसको नंबर ऑफ टैबलेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे ना 200 टैबलेट के लिए, बिल्कुल आ जाएंगे। तो 200 टैबलेट है इंटू एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक टैबलेट में कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल है, 60/100 इंटू 10⁻³ क्या इसे सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो। वहां क्यों नहीं सॉल्व करा, फाइनल क्यों सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ से 100 और ये 0 कट गई तो आपका बहुत चीजें आसानी हो गई ना एकदम, ये 100 से 2 टाइम्स में कट गया सीधा। ठीक, तो 120 इंटू 10⁻³ आ गया, यानी कि 12 इंटू 10⁻², यानी कि 0.12 मोल्स आ गया। ठीक, और ये क्या है, 0.12 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आया। तो 200 टैबलेट में कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 0.12 मोल्स। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम और प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक मोल कैलकुलेशन पे ही और सवाल करेंगे। तो सवालों की कमी नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। थोड़ी थोड़ी मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करनी है, जैसे यूनिट वाली बात हो सकती है, मिक्सचर में गोला बनाने वाली बात हो सकती है, लेट करने सामने सामने लेट करने पे आपको यूनिट लिखने वाली बात हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बात का ध्यान रखो, बहुत फायदा करेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लासेस में। खूब मेहनत से पढ़ो और हम लगेंगे, मिलके मेहनत करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ कि यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उसमें तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँगा। तो हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है, हमें एक इंजीनियर डॉक्टर बढ़िया से बनना है। ठीक है, चलो बाय बाय।